नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। नाम तो आप सभी को पता ही होगा, है ना। चलिए आज हम ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम स्थानीय पवनों की चर्चा करते हैं। क्या होती हैं ये, है ना, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनका प्रभाव क्या पड़ता है, किन कारणों से उत्पन्न होती हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। तो पढ़ते हैं स्थानीय पवन, लोकल विंड्स। जिन पवनों की उत्पत्ति स्थानीय कारणों से होती है तथा जिनके प्रभाव सीमित होते हैं, उन्हें स्थानीय पवन कहा जाता है। इन स्थानीय पवनों को वायुमंडल के तृतीयक परिसंचरण, टर्शियरी सर्कुलेशन के अंतर्गत माना जाता है। दो परिसंचरण हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। इनकी उत्पत्ति के विभिन्न कारणों में स्थानीय तापांतर ही सर्वप्रमुख है, यानी स्थान जो जिस स्थान पर ये उत्पन्न होती है वहां का तापमान ही प्रमुख है। इन पवनों की ऊंचाई अधिक नहीं होती। ऐसे प्रत्येक स्थानीय पवन की निजी विशेषताएं होती हैं तथा इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। ठीक है। कुछ स्थानीय पवन कष्टदायक मौसम के लिए कुख्यात होते हैं। जो कष्ट देते हैं वो हमेशा कुख्यात होते हैं, चाहे वह कोई भी हो, है ना। चाहे वो दैवीय आपदा हो, है ना, और चाहे वो मानवीय हो, वो कुख्यात ही होते हैं। वो सोचते हैं हम प्रसिद्ध हैं, तो वो प्रसिद्ध नहीं, कुख्यात होते हैं जब वो किसी को कष्ट पहुंचाते हैं। जैसे हो गया भूकंप, हो गया सुनामी, हो गया, है ना। जबकि ऐसे भी स्थानीय पवन हैं जो बढ़िया मौसम उत्पन्न करते हैं, जो खुशनुमा मौसम लाते हैं, है ना। कुछ स्थानीय पवन अत्यधिक शुष्क तथा गर्म होते हैं, जैसे उत्तर भारत का ग्रीष्मकालीन लू जो हमारे भारत में चलता है ना। उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में अधिकतर धूल भरी, जो दोपहर में जाओ तो एकदम थपेड़े पड़ते हैं। अथवा भूमध्य सागरीय क्षेत्र में चलने वाला सिरोको। किंतु कुछ पवन अत्यधिक सर्द एवं प्रचंड वेग वाले होते हैं, ब्लिजर्ड जैसे, है ना। सागर समीर एवं स्थल समीर तथा पर्वत समीर एवं घाटी समीर जैसे स्थानीय पवनों के अतिरिक्त अन्य सभी स्थानीय पवनों को दो स्थूल वर्गों में विभक्त किया गया है: उष्ण स्थानीय पवन तथा शीतल स्थानीय पवन। ठीक है। अब देखते हैं सागर समीर एवं स्थल समीर, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। इन मंद गति वाले स्थानीय पवनों की उत्पत्ति एकमात्र कारण जल तथा स्थल का असमान रूप से गर्म तथा ठंडा होना है। इनकी उत्पत्ति का कारण जो है गर्म एवं ठंडा। सागर तटवर्ती क्षेत्रों में चलने वाले इन पवनों की दिशा में रात और दिन में आमूल परिवर्तन हो जाता है। दिन के समय मुख्यतः ग्रीष्म काल में, जब समुद्र तथा उससे संलग्न तटवर्ती क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तब स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र और अधिक गर्म हो जाता है। स्थल खंड के गर्म हो जाने से उसके ऊपर की वायु गर्म होकर उठने लगती है, जिससे धरातल पर वायुदाब अपेक्षाकृत कम हो जाता है, जबकि समुद्र पर वायुदाब अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दिन में वायुदाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट जल से स्थल की ओर स्थापित हो जाने से समुद्र से ऊपर तटवर्ती क्षेत्रों की ओर सागर समीर का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। किंतु धरातल से थोड़ी ही ऊंचाई पर पवन प्रवाह विपरीत दिशा में स्थल से जल की ओर होता है। इस प्रकार वायुमंडल के निचले स्तर में एक प्रकार की संवहन प्रणाली उत्पन्न हो जाती है। मान लीजिए डायग्राम से समझते हैं। ये हो गया स्थलीय भाग, ठीक है, और ये हो गया जल, ठीक है, और ये हो गया हमारा स्थल। अब यहां से जो है सागर की तरफ से वायु चलती है स्थल की तरफ, है ना। और फिर ये सर्कुलेशन पूरा करते हुए फिर सागर में चलती है, जैसा कि यहां पर परिभाषित किया गया है। दिन के समय मुख्यतः ग्रीष्म काल में, यानी गर्मियों में,
जब धरातल शीघ्र गर्म हो गया तो यहाँ की वायु जो है ऊपर उठने लगी और यहाँ जो खाली स्थान हो गया, तो यहाँ से सागर की तरफ से वायु उठते हुए यहाँ को स्थान पूरा करती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सागर समीर। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखते हैं। ध्यान रहे, प्रातः काल स्थल एवं जल का तापांतर कम होने से सागर समीर की उत्पत्ति नहीं होती है, किंतु प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच तापमान में अधिक अंतर हो जाने से सागर समीर चलना प्रारंभ हो जाती है। अपराह्न में यानी दोपहर में जल और स्थल के तापमान में सबसे अधिक अंतर होता है। सागर समीर पूर्ण रूप से विकसित अवस्था में अधिकतम वेग में चलता है कब? दोपहर में। संध्या काल में तापांतर कम होने के साथ ही सागर समीर क्षीण होने लगता है और सायंकाल 8 बजे के लगभग समाप्त हो जाता है। ठीक है, सागर समीर किन किन समयों में कैसे कैसे उसकी स्थिति होती है, इस संदर्भ में भी पढ़ लीजिएगा। क्लियर? अब अक्षांशों की दृष्टि से देखते हैं सागर समीर कैसे चलती हैं। मध्य अक्षांशीय प्रदेशों में सागर तट से 15 से 50 किलोमीटर दूर तक तथा उष्ण कटिबंध में 50 से 65 किलोमीटर दूर तक ये हवाएं प्रवेश कर जाती हैं। गर्म प्रदेशों में अनुकूल परिस्थितियों में सागर समीर 100 किलोमीटर दूर तक स्थल भाग में प्रवेश कर जाता है। ये पवन छिछले होते हैं जिनकी ऊंचाई विभिन्न प्रदेशों में स्थानीय दशाओं के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, जैसे स्थानीय दशाएं होंगी वैसे वहां की ऊंचाई होगी। उष्ण कटिबंध में धरातल से 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई तक सागर समीर का विस्तार पाया जाता है। वहीं शीतोष्ण कटिबंध में सागर समीर का वेग 25 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, जबकि उष्ण कटिबंध में कभी कभी ये पवन तूफान के वेग से चला करते हैं। शीतल समुद्री धाराओं वाले तटों के निकट उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में वायु दाब प्रवणता अधिक तीव्र होने के कारण सागर अधिक प्रबल होते हैं, यानी सागर समीर। इन शीतल सागरीय पवनों का तटवर्ती क्षेत्रों की जलवायु पर बड़ा ही समकारी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस। इनके कारण ग्रीष्म ऋतु में स्वच्छ मौसम में दिन का उच्चतम तापमान अधिक ऊंचा नहीं होने पाता। इनके कारण तट के निकटवर्ती क्षेत्रों का तापमान दूरस्थ क्षेत्रों की अपेक्षा कम जो है अंकित किया जाता है। अब देखते हैं स्थल समीर। स्थल समीर को हम समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। ये रहा हमारा स्थल भाग और ये रहा जलीय भाग, है ना। ये रहा स्थल। सागर समीर में क्या था, जो पवनी थी वो सागर से मतलब जल से स्थल की ओर चल रही थी। यहां पर क्या है, यहां पर उल्टा है, यहां स्थल से जल की ओर चल रही हैं। ठीक है, और इनकी उत्पन्न होने की जो स्थिति क्या है, वहां दिन में उत्पन्न हो रही थी, यहां पर रात्रि में। यहां पर लिखते हैं स्थल और यहां पर जल। ठीक है, समझ लीजिएगा, समझाने के लिए मैं बता रही हूं। ठीक है, अब देखते हैं स्थल समीर ऐसा रात्रिकालीन अपतट पवन ऑफ शोर नाइट विंड है। देखिए नाइट नाम से स्पष्ट है ना, जैसे ही ऑफ शोर नाइट विंड, रात्रिकालीन यानी रात्रि में चलती है। जैसे यूजीसी नेट या अन्य एग्जाम में पूछा जाए कि ये कब जो स्थल समीर है वो कब चलती हैं, तो रात्रि में, जो स्थल से जल की ओर चलता है। रात्रिकालीन विकिरण जनित शीतलन के कारण स्थल पर अधिक वायुदाब तथा जल पर न्यून वायुदाब उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, दिन में सूर्य रहता, रात्रि में सूर्य नहीं रहता, तो जो शीतल रहता है। स्मरण रहे कि दिन की अपेक्षा रात्रि में स्थल एवं जल का तापांतर कम रहता है। ठीक है, अतः स्थल समीर का क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर वर्टिकल विस्तार सागर समीर की अपेक्षा कम होता है। सूर्योदय के कुछ पहले स्थल समीर का अधिकतम विकास होता है, किंतु सूर्योदय के कुछ समय बाद इनका लोप हो जाता है।
है ना। इनकी विशेषता ये है कि ये रात्रि में ही उत्पन्न होती हैं। स्थल और सागर समीर उष्ण एवं कटिबंधों में देखें तो उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय द्वीपों में विशेष रूप से विकसित होते हैं। दिन में जब सूर्य की किरणों से द्वीप गर्म हो उठते हैं तो उनकी ओर चारों ओर से उष्ण सागरीय पवन आने लगते हैं जो गर्म होकर ऊपर उठते हैं। इन आरोही पवन तरंगों असेंडिंग एयर करेंट्स में रुद्धोष्म ताप ह्रास दर एडियाबेटिक लैप्स रेट पाई जाती है। अतः धरातल से थोड़ी ऊंचाई पर आरोही वायुपुंज में संघनन क्रिया प्रारंभ हो जाती है और मेघ निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार निर्मित मेघ छोटे छोटे द्वीपों के ऊपर प्रतिदिन दिखाई पड़ते हैं जिन्हें अडल मेघ यानी एटॉल, एटॉल किससे संबंधित है? प्रवाल भित्ति से, एटॉल क्लाउड कहते हैं। क्योंकि ऐसे मेघ केवल उष्णकटिबंधीय प्रवाल वलयों एटॉल्स पर ही देखे जाते हैं, इसलिए इनका नाम अडल मेघ है। कभी कभी ऐसे मेघों में थोड़े समय में भारी वृष्टि हो जाया करती है। तटवर्ती क्षेत्रों में सागर एवं स्थल समीर से नौका चालन में बड़ी सहायता मिलती है। ठीक है, पवनों की भूमिका नौका चालन में अगर पूछी जाए तो ये स्पष्ट कर सकते हैं आप। इसके अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में स्थित द्वीपों के निवासियों को सागर समीर द्वारा उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिलती है। ठीक है, देखते होंगे मुंबई में वो सर्दी नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती। मुंबई हो गया, सूरत हो गया, गुजरात हो गया, ये सारे है ना, यहाँ सब मौसम रहता है। क्यों? क्योंकि वहां सागर समीर और स्थल समीर ये सब चलती रहती हैं। इसलिए वहां के लोग सागर समीर को डॉक्टर की संज्ञा प्रदान करते हैं। ठीक है, क्योंकि राहत प्रदान करती हैं। ये देखिए हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये रही समुद्री समीर और ये रही स्थल समीर। ठीक है, ये हमारा स्थल हो गया, ये हो गया समुद्र, यहाँ से वायु चल रही है शीतल वायु और फिर उष्ण वायु, ये फिर पूरा सर्कुलेशन बना रही है और इसी तरह ये स्थल समीर। ठीक है, जैसा कि मैंने बनाया पहले।